चलो गाइस, लेट अस स्टार्ट बजटरी कंट्रोल। यार शांत हो जाओ, लेट अस डिस्कस। ऑल द बेस्ट। बजटरी कंट्रोल में सुन लो। अभी खाना आ गया है? नहीं चाहिए अभी, 1 घंटे बाद चाहिए। बोल देना 1 घंटे बाद चाहिए। सुनो भाई, बजटरी कंट्रोल जल्दी से शुरू करते हैं, बातें नहीं करेंगे। गाइस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है तो उन्हें प्लान करने की जरूरत है, और प्लान करने के लिए अलग अलग तरह के बजट्स बनाए जाते हैं। एक सबसे फेमस जो है वो तो है फंक्शनल बजट्स। तो अगर मैं फंक्शनल बजट्स की बात करूं तो फंक्शनल बजट्स जैसे आपके अलग अलग फंक्शंस थे, प्रोडक्शन फंक्शन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस थे, तो अलग अलग फंक्शनल बजट बन जाते हैं। फिर नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लासिफाई करें तो फिक्स और वेरिएबल बजट, सॉरी फ्लेक्सिबल बजट बनते हैं। फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। यार ये कह रहे हैं नहीं आना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं। नाउ चलो यार, तो फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लासिफाई करें 1 घंटे बाद, तो फ्लेक्सिबल बजट जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। फंक्शनल बजट्स ये आ जाते हैं, ठीक है जी। फंक्शनल बजट्स, 2-3 फंक्शनल बजट मिक्स करके कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, और फ्लेक्सिबल बजट आता है। फिक्स बजट तो रिजिड बजट है, एग्जाम में नहीं आता। फिक्स बजट क्या है भाई, बस यही होगा, तो यही होगा, तो उसमें ना वो इट इज इजी टू मेक, बट द कॉस्ट आर नॉट क्लासिफाइड इन अकॉर्डिंग विद बिहेवियर। फ्लेक्सिबल बजट ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, अपनी कॉस्ट को बिहेवियर के पॉइंट से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट ऐसे कैटेगराइज करके चलता है। अच्छा, बजट जो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी या फिजिकल टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स बोलूं तो मैं क्वांटिटी में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, और यूनिट्स में, जो भी ये क्वांटिटी तो हो गया ना, आवर्स नहीं, क्वांटिटी देखो, रॉ मटेरियल की भी क्वांटिटी होती है, बस यही दोनों है, क्वांटिटी और आवर्स। जैसे आपका रॉ मटेरियल की क्वांटिटी हो सकती है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन की क्वांटिटी, रॉ मटेरियल परचेज की क्वांटिटी, सेल्स की क्वांटिटी, मशीन के आवर्स, लेबर आवर्स एंड सो ऑन, बजट बनाए जा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल नाउ। गाइस, फंक्शनल बजट में सबसे पहले जो बजट बनाया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले सेल्स के टारगेट सेट करती है कि मुझे ये सेल करना है, क्योंकि उसी सेल के बेसिस पे वो परचेज डिसाइड करेगी, उसी सेल के बेसिस पे वो प्रोडक्शन डिसाइड करेगी कि इतना माल बेचना है तो इतना परचेज करना पड़ेगा, मटेरियल जैसा भी है इतना अगर करना है तो इतना जो है प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, इस प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे प्रोडक्शन की कॉस्ट देखी जाती है, मटेरियल का बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी होगी, इसको क्वांटिटेटिव भी बना सकते हैं एज वेल एज कॉस्ट का भी बना सकते हैं कि रॉ मटेरियल कितना क्वांटिटी यूज होगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। लेबर का भी बजट इसी तरीके से निकाला जा सकता है कि लेबर के आवर्स कितने लगेंगे, अलग अलग स्किल के लेबर कितने आवर्स लगेंगे और कितने कॉस्ट होगी। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट भी बनाया जा सकता है एज द केस में भी। फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट आप कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डिपेंड करता है आपने कैसे क्लासिफाई करना है, ठीक है जी। आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर सकते हो। आप नेचर, ये क्या नाम है, वेरिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो तो वेरिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेप ऐसा कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एंडिंग इन्वेंट्री बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, कैश बजट। कैश बजट सबसे लास्ट में बनता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर या ट्रेजरी डिपार्टमेंट की होती है, बाकी सारे बजट बनने के बाद कैश बजट बनाया जाता है। वंस अगेन, सेल्स बजट जो बनेगा उस सेल्स बजट के बेसिस पे ही हम बांधेंगे कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के कितने खर्चे करने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने खर्चे करने हैं, फिर उसके बेसिस पे ही बांधा जाएगा कि ओके यार मेरे को इतनी सेल करनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या करूं। प्लांट यूटिलाइजेशन मींस आपके मशीन आवर्स का बजट बनाया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस आपका कैपिटल बजटिंग, जिसे कि हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट्स जो हम लोग खरीदेंगे। और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री एज वेल एज
वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री एज वेल एज फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट तो कॉस्ट शीट बना देते हैं, सीओजीएस बजट कॉस्ट शीट बना देते हैं, बजटेड कॉस्ट शीट नथिंग एल्स। कैश बजट जनरली हम लोग जो है इस सब्जेक्ट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बेसिस पे बनाते हैं। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसमें बहुत तरह के बेसिस हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में देयर आर नंबर ऑफ बेसिस, नॉट ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बेसिस। जैसे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, डायरेक्ट मेथड होता है कि इनडायरेक्ट मेथड होता है, तो वहां पर भी इसी तरीके से जो है अलग अलग मेथडोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे कैश बजट बनाया जाता है। यहां पर तो कैसे होता है, सिंपल कैश बजट होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस। थैंक यू। यहां तो सिंपल ऐसे बनता है। तो सेल्स बजट आप एरिया वाइज बनाते हो, हर प्रोडक्ट का बनाओगे, यूनिट्स, रेट, अमाउंट सब लेके चलोगे, ठीक है जी। हर एक एरिया का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जैसा भी है, और फिर टोटल भी किया जा सकता है। हर एक एरिया में प्राइस भी डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब जगह सेलिंग प्राइस सेम हो। देन प्रोडक्शन बजट, यूनिट्स का, सिंपल सी बात है, जब आपने सेल्स की क्वांटिटी का बजट बना दिया, उस बजटेड सेल्स क्वांटिटी में आप बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करो कि यार इतना क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यार मैंने ना एक ही 10,000 यूनिट्स बेचनी है और उसके बाद भी मेरे पास 1,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक होगा और ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 500 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब मेरी बजटेड नेट प्रोडक्शन मुझे कितनी करनी पड़ेगी, 10,500। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, बंदा कहता है यार नॉर्मल लॉस, मेरा नॉर्मल लॉस जो है होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल 300 यूनिट्स, तो मेरे को ग्रॉस आउटपुट कितना, ग्रॉस प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, 10,800 यूनिट्स। तो प्रोडक्शन बजट क्वांटिटेटिव अगर बनाना हो तो बनाया जा सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कॉस्ट शीट है और कुछ नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सीधी कॉस्ट शीट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, फैक्ट्री वाइज ऐड कर देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। वैसे इसको फैक्ट्री कॉस्ट कहा जाता है। अब आज की डेट में जो है इसमें आगे आपको पता ही है क्या क्या चीजें लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड कर देते हैं, आपकी जो है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड कर देते हैं, आप लोग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस एज द केस में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, प्रोडक्ट वाइज निकाल सकते हो। डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, अब डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा, उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट निकलेगा, उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल परचेज बजट बनेगा। पहले क्या है, आपने देखो सेल्स से प्रोडक्शन निकाल ली कि इतनी प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन को आप डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे कि भाई ओके मैंने 10,000 यूनिट्स 10,800 यूनिट्स बनानी है ग्रॉस प्रोडक्शन, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट के लिए भाई 10 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। तो भाई कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, 1,08,000 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। 1,08,000 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। बंदा कहता है क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 12,000 होगा, ओपनिंग स्टॉक जो है मेरे पास है लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000, तो लो जी ये मेरा आ गया 1,10,000 का मेरा रॉ मटेरियल परचेजेस होना चाहिए। एक बार फिर 10,800 तो फिनिश गुड्स बनाना है, एक यूनिट के लिए 10 किलो रॉ मटेरियल लगाना है, तो मेरे को कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा इस 10,800 यूनिट्स बनाने के लिए, 1,08,000 किलो मेरे को जो है लगाना पड़ेगा। और मेरे पास 12,000 मैं सोच रहा हूं क्लोजिंग रखना चाहिए और 10,000 पहले से पड़ा हुआ है, तो 1,10,000 मेरे को किलो, ये किलो जो है इतना हो गया। अब इसका प्राइस पर किलो बता दे, कहता भाई ये 50 रुपए पर किलो का है, तो इससे मल्टीप्लाई करके 55 लाख आपकी जो है परचेज कॉस्ट आ जाएगी। एज द केस में भी डायरेक्ट मटेरियल परचेज कॉस्ट रुपीज में आ जाएगी। ये यूनिट सी किलो थी, ये रुपीज आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर बारी आती है डायरेक्ट लेबर का बजट। हर तरह के स्किल की लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर एक लेबर, हर एक प्रोडक्ट के लिए कितने कितने प्रोडक्ट के लिए कितने कितने आवर्स होगा, कितने कितने रेट होगा। तो इसीलिए यहां पर भी जो ये बजट है, ये कौन से आवर्स होते हैं, ये इफेक्टिव आवर्स होते हैं। ये भी कौन सा रेट होता है, इफेक्टिव आर्ली रेट होता है, उसके हिसाब से इतनी कॉस्ट लगेगी, उसका बजट बना लेते हैं। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर लेबर का। डायरेक्ट एक्सपेंस बजट, कैरेज इनवर्ट्स कितना होगा, रॉयल्टी कितनी होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और लंबी लिस्ट हो सकती है। कोई मेरे को डिजाइन बनाना है किसी प्रोडक्ट के लिए, कोई मोल्ड्स पैटर्न्स बनाने हैं, कोई स्पेसिफिक मेरे को जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे स्पेशली कोई आर्किटेक्चरल प्लान बनवाना पड़ रहा है या डिजाइन कुछ बनवाना पड़ रहा है, व्हाटएवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, तो वो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड कर दोगे। फिर फैक्ट्री एवरेज बजट, आप वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिर फिक्स्ड और सेमी स्टेप जो है इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, या इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट लिख लो, जैसे मर्जी। अब जैसे मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स का एग्जांपल दे दिया, मोटे पार, द मोर द प्रोडक्शन द मोर द मोटे पार। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स बोल दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस प्लांट मशीनरी के।
फिक्स ओवरेज बता दिया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। स्टेप ओवरेज एज द केस में भी और बता दिए मैंने आपको कि स्टेप ओवरेज जो है, अब सुपरविजन चार्जेस जो है वो स्टेप ओवरेज होते हैं कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन करनी है भाई, टू एन एक्सटेंड, भाई 1000 यूनिट्स के लिए तो एक सुपरवाइजर चाहिए, 10 वर्कर बनाएंगे 1000 यूनिट्स, और बनाना है महीने में तो आई नीड मोर सुपरवाइजर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑफिस ओवरहेड्स को भी इसी तरीके से आप वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल, स्टेप और फिक्स, जनरली प्रैक्टिकली ये स्टेप और फिक्स ओवरहेड्स ही होते हैं। जनरली प्रैक्टिकली ये वेरिएबल कंटेंट जनरली प्रैक्टिकली नहीं होता ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। सेलिंग कमीशन जैसे वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल हो सकते हैं टेलीफोन बिल, फिक्स ओवरहेड्स हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग, स्टेप ओवरहेड्स भी इसी तरीके से आपके भाई आपको कितने सेल्समैन रखते हैं वो भी, भाई ज्यादा सेल करनी है तो आपको ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, वो स्टेप ओवरहेड्स की तरह आ जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सैलरीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मटेरियल, कोई सर्वे एक्सपेंसेस, कोई इक्विपमेंट कॉस्ट, ये सारे खर्चे आपने ऐड कर देने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे के सारे आपने ऐड करने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, ये कॉस्ट शीट बन रही है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब ये मान के चल रही है यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एंडिंग इन्वेंटरी बजट, डायरेक्ट मटेरियल्स का भी और फिनिश गुड्स का भी, भाई इतनी इतनी यूनिट्स होंगी, ये अमाउंट होगा, इस हिसाब से आप एंडिंग इन्वेंटरी बजट बना सकते हो हर प्रोडक्ट के लिए। लास्ट में फंक्शनल बजट बनता है हमारा कैश बजट। कैश बजट कैसे बनता है? सिंपल कैश इनफ्लोस, सबसे पहली चीज तो आप ओपनिंग कैश बैलेंस ले लो, उसमें रिसिप्ट्स ऐड करो, जो भी रिसिप्ट्स हो सकती हैं, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कोई भी रेवेन्यू रिसिप्ट, कोई रेंट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, और कोई कैपिटल रिसिप्ट, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कुछ भी, कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, वो मैंने बोल ही दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फिर कैश आउटफ्लोस, कोई गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कोई हम लोग जो है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एडवांस टैक्स, डिविडेंड्स, जीएसटी पे कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी, एंड सो ऑन। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे आएगा? ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स माइनस जो है पेमेंट्स, ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। कंट्रोल रेशियोज अभी बाद में देखते हैं या चलो कंट्रोल रेशियोज देख के फिर आरटीपी का क्वेश्चन करते हैं। कंट्रोल रेशियोज ये आपकी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बात सुन लो, हेलो ध्यान से। कंट्रोल रेशियोज आर एक्सपेक्टेड, एग्जाम के लिए कंट्रोल रेशियोज आर इंपॉर्टेंट। फंक्शनल बजट्स में कोई भी 3-4 जो बजट्स का क्वेश्चन होता है, यार एक काम कर, प्रोडक्शन बजट बना, परचेज बजट बना, और जो है लेबर का बजट बना, एज द केस में भी जो कुछ क्वेश्चन हाइब्रिड 3-4 बजट्स के क्वेश्चन दिए हुए, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक कंट्रोल रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्लेक्सिबल बजट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल रेशियोज का छोटा ही क्वेश्चन आता है, 5 मार्क तक का आ जाता है, डिपेंड करता है। अब मजे की बात क्या है? एक्टिविटी रेशियो। हेलो, एक्टिविटी रेशियो, मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, सुनो यार, आपने सोचा था आज हम 10 सवाल करेंगे, आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, ये हमारा बजटेड आउटपुट था, और एक्चुअल आउटपुट हो गया 15 क्वेश्चन। गुड है बैड है? गुड है। तो एक्टिविटी रेशियो इज एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट इनटू 100, दिस डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करके निकाल दोगे। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, स्टैंड आवर्स पर यूनिट, स्टैंड आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये स्टैंड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा अपॉन बजटेड आवर्स आ जाएगा। ये देखो, स्टैंड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, या एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, ऐसे करके निकाल सकते हो। या एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। कैपेसिटी रेशियो कैसे निकलती है? कैपेसिटी, ओए अभी अभी कैपेसिटी वेरिएंस निकालना था। सुनो यार, आपने सोचा था 10 घंटे पढ़ोगे, ये बजटेड आवर्स थे, एक्चुअल आवर्स आपने 12 घंटे पढ़ लिया, अच्छा है बुरा है? तो आप कैपेसिटी वेरिएंस निकाल रहे थे, तो एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। अगर रेशियो निकालनी है तो एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100, ये रहा एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। अच्छा, जैसे वहां एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला था, कैसे निकाला था? स्टैंड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। अब अगर आपको रेशियो निकालनी है तो स्टैंड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। ये लो जी, हेलो, अब लिंक करता हूं इसको, ये तो मैंने अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ताजा ताजा पढ़ा था, उससे लिंक कर दिया।
याद करो, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन, लेबर कॉस्ट के चैप्टर में भी अभी किया था। टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन, मैंने बोला था कि आपको वहां पर हम लोग इसको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजटरी कंट्रोल में भी इन्हीं चीजों को, टाइम अलाउड को वहां पर जो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इन दोनों चैप्टर्स में कहते हैं, वहां उसको टाइम अलाउड कहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में, एज द केस में। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। और सुनो गाइस, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू ना 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 इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। गाइस हेल्प मी ओवर हियर, एक्टिविटी रेशियो कैसे निकाली थी? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड आवर्स, वही इज इक्वल टू करना है। एफिशिएंसी रेशियो बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, और कैपेसिटी रेशियो बताओ, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। मैथमेटिकली काटोगे तो एक्चुअल आवर्स कट गया, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, यही वाली रेशियो आ गई, ये हमने पीछे देख ही ली थी। कैलेंडर वेरिएंस याद करो, कैलेंडर वेरिएंस एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। अब यहां क्या करोगे? एक्चुअल डेज डिवाइड बाय बजटेड डेज, ये लो जी, एक्चुअल डेज डिवाइड बाय बजटेड डेज इनटू 100, कैलेंडर रेशियो। स्टैंडर्ड यूजेज कैपेसिटी यूजेज रेशियो, भाई मैं ना सुनो, हेलो, अगर मैं महीने में काम करूं, जून का महीना है, 30 दिन काम कर सकता हूं मैं, रोज की 8 घंटे की शिफ्ट हो तो भाई साहब 240 घंटे काम हो सकता है। लेकिन हेलो, मेरी ना फैक्ट्री, मुझे पता है 25 दिन ही चलनी है, क्योंकि 5 दिन तो छुट्टी होनी है, की कहते हो, इंटू 8 आवर्स। तो ये मेरे बजटेड आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन द बजटेड पीरियड। भाई जून में 30 से ज्यादा दिन तो नहीं है ना, और जून में लेकिन भाई छुट्टियों के चलते मैं 25 दिन ही काम करा सकता हूं। तो दिस इज स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, कि भाई अगर मैं करा पाता तो करा लेता 30 के 30 दिन काम, पर क्योंकि छुट्टी होती है तो इसीलिए 25 दिन काम करा पा रहा हूं। तो दिस इज बजटेड आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, आवर्स बोलो या ऐसे भी डेज से भी कर सकते हो भाई, बजटेड डेज डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डेज, कि भाई 30 दिन से ज्यादा तो जून में काम हो ही नहीं सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल वही वर्किंग आवर्स जो अभी मैंने 240 नहीं निकाला था, 30 मल्टीप्लाइड बाय 8 घंटे, लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्कड, इन्होंने एक्चुअल आवर्स वर्कड क्या किया? 200 घंटे। तो एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी यूज की इन्होंने? इतनी कर ली भाई, एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है।